हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट की एक्सरसाइज 10, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं और उन्हें हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप भी सॉल्व किया करो, हमसे जल्दी किया करो, क्वेश्चन को देखकर स्वयं भी सॉल्व किया करो और देखा करो कि आप कितनी जल्दी आंसर निकाल लेते हैं और आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया है एक में, ऐसा नहीं कि इसी में दिया है, एक में मैं दे चुका हूँ पहले ऑलरेडी, और ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे सेट में है। ठीक है, 30 पे घात 26 गुणा 25 पे घात 51 गुणा 12 पे घात 23 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इसमें उसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो इसमें हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो 30 पे घात कितनी है 26 गुणा 25 पे घात 51 है और 12 पे घात 23 है। इसमें उसने पूछा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है, यहाँ सॉरी 30 है 30। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो बेस है, बेस में जो संख्या लिखी है 30, 25 और 12, पहले इनकी हम फैक्टर करें, अभाज्य में पहले बदलें इनको। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 2 3 6 और 6 पंजे 30। इस पर घात कितनी है 26। इसी तरह से 25 को लेंगे, 5 पंजे 25 पे घात कितनी है 51। इसी तरह से हम 12 को लेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 तिये 12, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, और इस पर घात कितनी है बेटा 23। इस पर घात कितनी है 23। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं ये गुणनखंड में लिखे कितनी बार हैं। ये 1 2 3 बार लिखे, तो हम नीचे 3 लिख लेंगे। ये कितनी बार लिखे हैं 2 बार लिखे हैं। ये कितनी बार लिखे हैं 3 बार लिखे हैं। ठीक है, अब हम इनका गुणा करेंगे आपस में। 26 का 3 में, 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 6 18 की 8, हासिल लागी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 78 प्लस। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 78। इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 102। इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 23 3 त्रिक के 9 और 3 दूनी 6, 69 आ गया। इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 की 9, हासिल 1, 6 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14। ठीक है, 1 और 1 2, यानी कि 249। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 249। ठीक है, 249। ठीक है, तो 49। ये सभी लोगों के समझ में आया क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, करने के लिए तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, दूसरी तरह से हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 3 लिखें, 2 पे पावर 26 लिखें, फिर 3 पे पावर 26 लिखें, फिर 5 पे घात 26 लिखें, फिर सारी घातें हम जोड़ें। ठीक है, तब भी हमारा 249 निकलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात है 10:11। ठीक है, कितना है 10:11। यानी कि कोई वस्तु हमने 10 में खरीदी थी और हमने उसको 11 रुपये में बेच दिया, तो हमको 1 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो कितने पर हुआ है, हमें 10 पर हुआ है। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 10%। क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट आ गया हमारा 10%। कैसा रहा क्वेश्चन।
641 गुणा 673 गुणा 677 गुणा 679 और 681 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें 641 गुणा 673 677 गुणा, इधर लिख लो इसको 679 गुणा 681। इसमें उसने पूछा है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई के अंक के लिए क्या करते हैं, हम पीछे पीछे के अंक ले लेते हैं। 1 ले लिया, इसका हमने 3 ले लिया, और इसका हमने 7 लिया, और इसका हमने 9 ले लिया ये वाला, और इसका हमने 1 ले लिया। ठीक है, इनके आपस में गुणा करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, 21 का फिर हम लेंगे 1, क्या लेंगे 1 का गुणा हमने इस 9 में किया तो कितना आ गया 9, और 9 में गुणा फिर हम इस 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। और वैसे अगर गुणा करेंगे 3 1 3, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 21 आ गया। फिर 9 का 1 में करेंगे तो 9 1 9 आ जाएगा। 9 का अब इसका 1 ले लिया, इसका 9 ले लिया, तो 9 1 कितना आ जाएगा 9। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह से आप हल कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। धातु के 3 ठोस गोलों के जिनके व्यास 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर, इनको क्या किया जाता है, एक पिघलाया जाता है। पिघला कर के एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो उस बड़े से गोले का रेडियस यानी कि त्रिज्या है, वो बताओ क्या है। ठीक है, उसने ये पूछा है, सॉरी व्यास पूछा। क्या पूछा उसने, व्यास पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो, धातु के 3 ठोस गोले हैं, ये 3 ठोस गोले हैं, सपोज दैट ये 3 ठोस गोले हैं। इनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। इनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो उस बड़े से गोले का व्यास कितना है, व्यास। ठीक है, व्यास उसने पूछा है कि व्यास कितना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन तीनों गोलों का उसने व्यास दिया है। पहले का कितना दिया है 6, और दूसरे का दिया है 8, और तीसरे का उसने दिया है 10। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं जस्ट आधी होती हैं। तो R1 आपका कितना आ जाएगा 3, 6 का आधा। R2 आपका कितना आ जाएगा, इसका R2 आएगा, R2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और R3 आएगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। R3 कितना आ जाएगा 5। यानी कि और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। इस क्वेश्चन में चूँकि यहाँ पर जगह कम है तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ही कर देता हूँ। ठीक है, 6 8 10। ओके, देखो गोले की जो व्यास हैं वो हैं आपके, एक गोला है, इसका व्यास है 6, तो इसकी ये त्रिज्या है, यहाँ से इसकी ये हो जाएगी 3। और एक दूसरा गोला है, इसका व्यास है 8, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4। एक तीसरा गोला है, इसका व्यास है 10, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5। ठीक है, इनको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इस बड़े से गोले का व्यास बताओ, ये व्यास क्या है। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का जो आयतन होगा वो 3 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r³ बराबर छोटे गोलों का आयतन 4/3 पाई r1³ 4/3 पाई r2³ और 4/3 पाई r3³। अब इसमें से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा,
यहाँ क्या बचेगा, R1Q, R2Q और R3Q। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 4/3 पाई RQ। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, क्या बचा RQ। ठीक, क्या बचा RQ, बड़ा RQ बराबर R1Q। R1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का Q। R2 का Q कितना है 4 है, 4 सेंटीमीटर 4 का Q। और R3 आपका कितना है 5 का Q। क्वेश्चन तो यहाँ से हल हो रहा है, ये तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 3 का Q कितना हो जाएगा 27, और 4 का Q हो जाएगा 64, और 5 का Q हो जाएगा 125। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 216, यानी कि RQ बराबर आपका आ रहा है 216। तो R बराबर आ जाएगा 216 और कड़ी की घात 3। 216 कितने का होता है 6 का। तो यहाँ से आपकी R आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है, व्यास पूछा क्या है, उसने व्यास पूछा है। व्यास जस्ट दूना हो जाएगा, 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो व्यास आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप गोले का आयतन, ठीक है, गोले का वक्रपृष्ठ, इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है। देखो, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त किए। इससे पहले 4 था, ओके। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे। कितने अंक प्राप्त करे 30%, और वह 5 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 5 अंक उसके कम पड़ गए और वो क्या हुआ, फेल हो गया। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त करे। कितने, अन्य परीक्षार्थी ने 40% अंक प्राप्त करे, जो उसके पास होने के न्यूनतम अंकों से 40 अंक क्या हैं, 10 अंक क्या हैं, अधिक हैं। कितने अंक अधिक हैं, 10 अंक उसके अधिक हैं, प्लस हैं। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है अंतर, 40 और 30 का अंतर आएगा 10%। तो 10% बराबर 10 में से हम 5 घटाएंगे, तो 10 में से 5 अगर हम घटाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 10 में से अगर हम 5 घटाएं माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15। मेरी बात समझ में आ गई, 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, यानी कि बड़े में से हम छोटा वाला घटाएंगे। ऑलरेडी ये 5 पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर विपरीत चिन्ह आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी आ जाता है, विपरीत चिन्ह आए, ठीक है, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, और समान चिन्ह आएंगे तो घटा देना। अगर यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो बड़े में से छोटा वाला घट जाता, दोनों जगह प्लस प्लस होता तो माइनस हो जाता बड़े में छोटा वाला। बट यहाँ पर क्या है विपरीत चिन्ह है, और क्यों घटते हैं क्यों जुड़ जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ नीचे समझा दिया है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, तो 1% का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 15/10, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 15/10 गुणा 100। 0 से 0 को काट दो, 15 धाई कितना आ जाएगा 150, यानी कि पूर्णांक कितने नंबर का है 150 का, यानी 100% ही बराबर 100% ही बराबर क्या होता है आपका पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक बराबर आपका आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। कैसा रहा क्वेश्चन, सभी लोगों के समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। 30 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है।
तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, जैसे उसने आर पूछा है तो आर बराबर 3 गुना हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं n-1/t इंटू 100। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगर इसमें से t पूछे तो t यहाँ आ जाएगा, r यहाँ आ जाएगा। अगर टाइम पूछे तो टाइम बराबर n-1/r गुणा 100। तो हम इसको इस तरह से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर इसमें रखें, क्योंकि इसमें r% उसने पूछा है, क्या पूछा है, r% दर प्रतिशत उसने पूछा है, तो r का वैल्यू पूछा, तो n-1, n का मतलब होता है तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना। तो n की जगह हम लिख सकते हैं 3 गुना दिया उसने तो 3 लिख लिया, 3-1 बट्टे टाइम कितना दिया है बेटा, टाइम दिया है उसने 30 वर्ष, और गुणा कितना आ गया 100। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना ये बचेगा 2, और 0 से 0 ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 3, और गुणा कितना था 10, तो ये आपका आ जाएगा 20/3, यानी कि 3 × 18, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 से 2/3% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया सबके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगर हम इसको और दूसरी तरह से करना चाहें तो हम इसको किस तरह से करेंगे, तो देखो आर निकलवा रहा है वो, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिंसिपल जो उसका है, जो मूलधन है उसका, तो यहाँ पर हमने किसी को 1 रुपया दिया है। ठीक है, वो 1 रुपया वो हमारा 30 साल बाद, कितने साल बाद, 30 साल बाद वो हमें कितना दे देता है, 3 रुपया दे देता है। हमने किसी को 1 रुपया दिया था, उसने 30 साल के बाद हमें जब वापस दिया तो उसने हमें कितना रुपया दिया, 3 रुपया दिया, यानी कि 3 गुना है तो 3 रुपया दिया उसने। तो यहाँ से उसने हमको ब्याज के रूप में कितना रुपया दिया है, कितना, 3 में से 1 जाएंगे, हमने 1 दिया था, उसने 3 हमें वापस दिए, तो ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए, 2 दिए। ठीक है, कितने पर दी, मूलधन कितने पर दिए थे उसने, 1 रुपये पर दिए थे, और कितने साल में दिए थे, 30 साल में दिए थे, तो 100 पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये आर निकाल सकते हैं। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आर बराबर क्या हो जाता है, SI × 100/P/T। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ये निकल के कहाँ से आता है, ये P/T/100 बराबर क्या होता है, SI। इसी से ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन निकल करके आ जाता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। SI हमारा कितना 2 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1 है, और टाइम कितना दिया है 30 वर्ष, और समय कितना है, और 100 तो है इस फॉर्मूले में। तो इसको हम 0 से हम 0 को कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारा आ गया 20/3, और 20 में हमने 3 का भाग लगाया, 3 × 18, 6 सही 2/3%, ये हमारी क्या आ गई बेटा, आर निकल करके आ गई, ये दर आ गई। जो वो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था उससे भी करा दिया, और इस तरह से भी मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ये मैंने आपके फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। आपने अब तक तो क्षेत्रफल में वृद्धि पढ़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर परिमाप में वृद्धि उसने पूछा है कि परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखते हैं परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। जैसे हम ये मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा हमारी 100 है। कितनी है, भुजा हमारी 100 है, और इसमें हमने वृद्धि कर दी है 20 की। तो इसकी जब 20 की वृद्धि हो जाएगी तो इसमें भुजा कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अब दूसरी भुजा हमारी सपोज दैट 100 थी, इसमें भी हमने वृद्धि की है, कितनी की है, 30 की, तो ये कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। अगले में 50% बढ़ाया है, तो ये भुजा हमारी 100 थी, इसमें भी हमने 50% की वृद्धि कर दी, तो कितनी हो जाएगी, 150। ठीक है,
सब में हमने यानी कि इसमें कितने की है 20% की, इसमें हमने कितनी की है 30% की वृद्धि, और इसमें हमने कितनी की है 50% की वृद्धि। ठीक है बेटा, ये मैंने इधर भी आपके लिख दिए। अब यहाँ पर चूंकि ये परिमाप है, क्या है परिमाप, और त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ये भुजाएं हैं अगर किसी त्रिभुज की ए बी सी, तो इसके सामने भुजा ए है, ठीक है, बी के सामने की भुजा बी है और सी के सामने की भुजा सी है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाता है सी हो जाता है। परिमाप क्या हो जाता है तीनों भुजाओं का योग। वैसे ही हम इन तीनों भुजाओं का योग करेंगे 100 100 100 बेटा, ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो 150 130 180 180 और 20 आपका हो जाएगा, ये 280 हो जाएगा, 280 और 120 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके परिमाप में कितने की वृद्धि हो रही है 100 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है, ये 300 पर हो रही है। ठीक है, तो 100 पर कितनी होगी, तो 100 से 100 ये कट हो जाएंगे, क्योंकि ये वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं करना चाहें तो। 100 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इसके परिमाप में कितने की वृद्धि हो रही है 33 सही 1/3% की इसके परिमाप में वृद्धि हो जाएगी यदि इसकी एक भुजा में 20% और दूसरी भुजा में 30% और एक अन्य तीसरी भुजा है उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए। तो अगर यहाँ पर कमी बोलता तो यहाँ पर 100 था, 30% की कमी बोलता तो यहाँ हम 70 लिखते, यहाँ 20 की कमी बोलता तो 100 था तो यहाँ पर हम कितना लिखते 80 लिखते। ठीक है, जहाँ कमी बोलेगा वहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और प्लस प्लस हो रहा है तो यहाँ सब जगह क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। सभी लोगों के सवाल क्वेश्चन ये समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार डाल दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखो एक तो होता है भाई फॉर्मूला, आप क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं। 2 साल के लिए यानी कि 2 ईयर्स के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है डी बराबर डिफरेंस होता है वो होता है PR²/100 गुणा 100। ठीक है, और 3 साल के लिए होता है डी बराबर PR² 300 + R बटे 100 × 100 × 100, ये 3 बार होता है। ये 3 साल के लिए 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, 3 साल के लिए अगर होगा तो ये मैंने आप लोगों के लिए 2 फॉर्मूले लिख दिए हैं, इनको आप भी लिख लेना क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो में 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से के अंतर से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, तो हम इसको नए पेज पर ही कर लेते हैं 1000, 5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल उसने दिया है 1000 रुपये और दर दी है उसने 5%, दर कितनी दी है 5% और टाइम दिया है उसने 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल के लिए PR²/100 गुणा 100। तो यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल के लिए कितना दिया है आपके 1000 रुपये और दर आपको दी है 5%, तो 5% का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट हम 25 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं, गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 आपका आ गया 25/10 और 10 का भाग लगाएंगे तो एक अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो आपका अंतर आ गया 2.5
रुपया, यानी 2 रुपये 50 पैसे। यहाँ पर पीछे हम 0 बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 2 रुपये 50 पैसे यानी 2.5 रुपये का अंतर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, ये तो इस तरह से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक मेथड और है इसका, ये तो भाई फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले में आप लगाएंगे और आंसर इसका आ जाएगा बड़ी आसानी से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट। चलो इसको हम दूसरी तरह से और करा देते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना था, 1000 रुपये, आर आपका दिया है 5% और टाइम है आपका 2 इयर्स, ठीक है। तो 2 साल के लिए हम क्या निकालें, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो 2 साल के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 इयर्स CI, ठीक है, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे। अगर 3 साल होता तो हम 2 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखेंगे और फिर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकल करके आता है ये आपका 2 साल का साधारण ब्याज आता है, निकल करके 2 साल का साधारण ब्याज, और यहाँ निकल करके आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो निकल करके आता है। तो इसको हम देखो हल करते हैं। तो 1000 का 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20 होगा। तो यहाँ पर हम 1000 का 1/20 निकालेंगे, ठीक है। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा, 50 रुपया, कितना आ जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। 1 साल का साधारण ब्याज आएगा 50 रुपये। अब चूंकि ये 2 साल हैं तो 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 रुपये, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज 5% की दर से कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज, अब 2 साल का साधारण ब्याज तो 100 रुपया हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो 50 रुपये ब्याज के आए हैं पहली साल में, उस पर ब्याज, यानी कि जो आपने यहाँ से ये आपने 50 निकाला, ठीक है। अब ये तो आ गया पहली साल और दूसरी साल का साधारण ब्याज। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, तो 1/20, ठीक है। तो 20 ये 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 5 का आधा आप लोग समझते होंगे कितना हो जाता है, 2.5 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.50, ठीक है, 2.50, ठीक है, ये 2.50, तो 2.50। तो ये होता है आपका साधारण ब्याज, और ये होता है यहाँ पर जो निकल करके आता है 2 साल के लिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ये क्या होता है, अंतर होता है, जो ये निकल करके आता है, जो ये वाला पोर्शन निकल करके आता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या होता है, अंतर 2 साल के लिए हमेशा, ठीक है। तो ये आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर निकल करके आया है वो आपका कितना निकल के आया है, 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इस तरह से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मैं 3 साल के, और 3 साल के लिए जो ब्याज का अंतर होता है वो यहाँ निकल करके आता है, क्योंकि ये तो साधारण ब्याज है 3 साल का और ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, 2 संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रम से 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 2 संख्याओं को 33 से भाग देने पर अलग अलग शेषफल कितना आ रहा है, 21। देखो 33 से हमने भाग दिया किसी संख्या में, तो शेषफल जो हमारा निकल करके आ रहा है वो निकल करके कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है हमारा 21 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ये हमारे रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। शेषफल आ रहा है 21 और 28। यदि दोनों संख्याओं के योग को, अगर हम इन दोनों संख्याओं के योग कर दें, यानी 21 और 28,
इन दोनों संख्याओं का योग। तो हमें शेषफल का ही योग करना है, ठीक है। किसका योग करना है? शेषफल का। और इनको योग करने के बाद अगर हम इसमें 33 से भाग दें, कितने से भाग दें? 33 से भाग दें, तो 21 और 28 आप जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 49। 49 में यदि आप 33 का भाग लगाएंगे, 33 का भाग यदि आप 49 में लगाएंगे तो 33 एकन 33, बचा कितना? 7, ठीक है। 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 16, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा? 16 आएगा। तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। शेषफल कितना होगा बेटा? 16 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो 25% मैंने बोला था आपको, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन करा चुका मैं आगे की वीडियो में। तो 450 रुपये में बेचने पर क्या हो रही है? 25% की हानि। 450 रुपये में हमने बेचा और 25% की हानि हो गई, तो 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 75। वह इसे किस मूल्य पर बेचे? वह इसे किस मूल्य पर बेचे? वह इसको SP2 मूल्य पर बेचे, जिससे उसको क्या हो? 25% लाभ हो, यानी 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 125। एक लाइन में प्रश्न का आंसर आता है इसमें, ठीक है। अब इसको काट दें, यहाँ पर 25 से काट दें, ठीक है। 25 3 75 और 25 पंजा 125, ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 150 आ गया। 150 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SP2 बराबर आपका आ जाएगा 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपये। कितना आ जाएगा? 750 रुपये, जो आपका ये आंसर है। बोलिए कैसा लगा आपको आज का क्लास? क्वेश्चन आप लोगों के सभी क्वेश्चन समझ में आए? कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपके समझ में ना आया हो उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें। आज अभी संख्या पद्धति भी आपकी चल रही है, उसमें 3 क्लास हो चुकी हैं, तो उन तीनों क्लासों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है, उसमें आपको बताया जाएगा शून्यकों की संख्या, यानी कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है तो उसमें शून्य कितने आएंगे यदि उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति में आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।